आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो गई है। इस साल भी बहुत कुछ नया होगा, कई बड़े मौके आएंगे, नए संकल्प होंगे, नई आशाएं और उम्मीदें भी होंगी। भारत में क्या क्या नया होगा, कौन कौन से बड़े कार्यक्रम होंगे जो देश की तस्वीरें बदलेंगे। पॉलिटिक्स से लेकर धर्म तक और खेल से लेकर विज्ञान तक बहुत कुछ पहली बार होगा, जिन पर सभी की नजरें टिकी होंगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं सिलसिलेवार ये पूरी घटनाएं। इस साल दिल्ली और बिहार में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली की सत्ता पर आम आदमी पार्टी काबिज है और 10 साल से सरकार चला रही है। आम आदमी पार्टी ने साल 2013 में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में सरकार बनाई। 49 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद फरवरी 2015 में चुनाव हुए तो वहीं आम आदमी पार्टी ने रिकॉर्ड बहुमत 67 सीटें हासिल की। 2020 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी ने 62 सीटें जीती और केजरीवाल तीसरी बार सीएम बनी। 2024 का साल आम आदमी पार्टी और केजरीवाल के लिए मुश्किलें लेकर आया। मार्च 2024 में दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल जेल चले गए। सितंबर में जमानत पर बाहर आए और इस्तीफा दिया। इसके बाद अतिशी नई सीएम बनी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी का मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस से। दिल्ली में बीजेपी ने सिर्फ 1993 में चुनाव जीता है। इसके बाद वे वनवास झेल रही हैं। कांग्रेस ने दिल्ली में शीला दीक्षित के नेतृत्व में लगातार 3 चुनाव जीते और सरकार बनाई। बीजेपी फिर सरकार बनाने के लिए ताकत लगा रही है। कांग्रेस के सामने खोए हुए जन आधार वापस हासिल करने की चुनौती है। वहीं बिहार में एनडीए की सरकार है। जेडीए प्रमुख नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन सकी। एनडीए के अन्य सहयोगियों ने चिराग पासवान, एलजेपी, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलपी शामिल है। महागठबंधन में आरजेडी, कांग्रेस और वाम मोर्चा है। आरजेडी प्रमुख लालू यादव मार्गदर्शन में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने की कोशिश में लगे हैं। तीसरे मोर्चे के तौर पर प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज का उदय हुआ। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी चुनाव में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने को तैयार है। नीतीश के लिए ये चुनाव काफी अहम है। वे पिछले 3 दशक से बिहार में सत्ता की धुरी बजा रहे हैं। 2022 में उन्होंने 8वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। वे कभी महागठबंधन के साथ मिलकर सरकार बना लेते हैं तो कहीं एनडीए के साथ हाथ मिलाकर कुर्सी पर काबिज हो जाते हैं। वहीं दूसरा घटना होगी देश के 6 राज्यों में उपचुनाव। आपको बता दें, देश के 6 राज्यों में उपचुनाव होने वाले हैं। इसमें पश्चिम बंगाल, यूपी, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, केरल और गुजरात का नाम शामिल है। पश्चिम बंगाल की बशीरहाट लोकसभा सीट पर उपचुनाव होगा। तृणमूल सांसद हाजी नूरुल इस्लाम का 25 सितंबर 2024 को निधन हो गया था, जिसके बाद यह सीट खाली हो गई। इसी तरह यूपी के अयोध्या जिले के मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। जम्मू कश्मीर की बड़गाम विधानसभा सीट पर भी उपचुनाव होगा। वहीं गुजरात के जूनागढ़ जिले के विसावदार विधानसभा सीट पर उपचुनाव किए जाएंगे। तमिलनाडु की इडोर पूर्व विधानसभा सीट पर उपचुनाव होगा। केरल की देवीकुलम विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं तीसरी घटना में है आरएसएस के 100 साल पूरे हो जाएंगे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। आरएसएस विजयदशमी के दिन अपना स्थापना दिवस मनाएगा। संघ इस समय 80 से ज्यादा देशों में सक्रिय है और 3 दर्जन से ज्यादा विषयों पर काम कर रहा है। संघ को दुनिया का सबसे बड़ा गैर सरकारी संगठन माना जा रहा है। आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है। साल 1925 में विजयदशमी के दिन 27 सितंबर को संघ की स्थापना केशव बलिराम हेडगेवार ने की थी। देश के शहर और गांव मिलाकर 50,000 स्थानों पर संघ की शाखाएं और उनमें से जुड़े 90 लाख स्वयंसेवक हैं। संघ की पहली शाखा में सिर्फ 5 लोग शामिल हुए थे। देश भर में आरएसएस के हजारों स्कूल, चैरिटी संस्थाएं और विचारों के प्रचार के लिए क्लब है। संघ का भगवा ध्वज बेहद अहम है। इसी के नीचे सभी फैसले और संकल्प लिए जाते हैं। वहीं चौथी घटना है महाकुंभ पर फोकस। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत की जाएगी और 26 फरवरी 2025 तक चलेगा। 45 दिन तक चलने वाले महाकुंभ स्नान का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। यह मेला हर 12 सालों में एक बार लगता है और इस दौरान कई सारे शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनमें से एक शाही स्नान भी शामिल है। यह प्रतिष्ठित उत्सव दुनिया भर के लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। यूपी सरकार 5435.68 करोड़ महाकुंभ के आयोजन पर खर्च करेगा। यह राशि 421 परियोजनाओं पर खर्च की जा रही है, जबकि केंद्र सरकार ने भी अपना खजाना खोला है और 2100 करोड़ रुपए का विशेष अनुदान स्वीकृत दिया है। महाकुंभ में कुल करीब 7500 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। इस महाकुंभ पर पूरे देश दुनिया की नजर टिकी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान कलश से अमृत 12 जगहों पर गिरा था। इनमें से 4 जगह धरती पर और 8 जगह स्वर्ग में थी। पृथ्वी की 4 जगहों में प्रयागराज का संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में क्षिप्रा और नासिक में गोदावरी नदी है। हर 12 साल में इन नदियों के किनारे महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। वहीं 5वीं घटना होगी बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलना। बीजेपी 2025 में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करेगी। इस समय बीजेपी के संगठन चुनाव की प्रक्रिया चल रही है। मंडल से लेकर प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की तैयारी चल रही है। फरवरी 2025 तक नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव किया जाएगा। फिलहाल जेपी नड्डा
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उन्होंने 3 साल तक अपना कार्यकाल पूरा कर लिया है। बीजेपी की राज्य इकाई के करीब 60% अध्यक्षों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। बीजेपी के संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले कम से कम आधे राज्य इकाइयों को संगठनात्मक चुनाव पूरे हो जाने चाहिए। प्रदेश स्तर पर बीजेपी का संगठनात्मक चुनाव भी जिला निकायों के निर्वाचन पर निर्भर करता है। छठवीं घटना में सबसे अमीर कॉरपोरेशन BMC के चुनाव होंगे। मुंबई की सिविक बॉडी यानी बृहन मुंबई नगर निगम BMC के भी चुनाव होने हैं। इसे एशिया के सबसे अमीर कॉरपोरेशन कहा जाता है। इस चुनाव में महायुति NDA और महाविकास आघाड़ी विपक्षी खेमा के बीच जंग देखने को मिलेगी। मुंबई में शिवसेना का जलवा देखने को मिलता है। ऐसे में माना जा रहा है कि BMC चुनाव में शिवसेना के दोनों खेमा आमने सामने होंगे। एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की खेमे की शिवसेना के लिए यह चुनाव नाक का सवाल बन जाएगा। हालांकि बीजेपी की कई इलाकों में अच्छी पकड़ है। ऐसे में बीजेपी की भूमिका भी अहम दिख सकती है। वहीं 7वीं घटना की बात करें तो इसमें टैक्स रेट सिंप्लीफाई होकर नया सिस्टम आएगा। देश में टैक्स सिस्टम में महत्वपूर्ण बदलाव की संभावना है, जो इसे सरल और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर केंद्रित होगा। सरकार द्वारा नए टैक्स सिस्टम को लागू करने पर चर्चा चल रही है, जिसका उद्देश्य टैक्स पेयर्स के अनुभव को बेहतर बनाना और टैक्स प्रशासन को कुशल बनाना शामिल होगा। वित्त मंत्रालय के नए इनकम टैक्स सिस्टम पर काम कर रहा है। नए सिस्टम के तहत 125 सेशन में और कई सारे सब सेशन समाप्त हो जाएंगे। पुराने आयकर अधिनियम की जगह नया आयकर अधिनियम पेश किया जाएगा। वित्त मंत्रालय इसी साल फरवरी में आगामी बजट में इसकी घोषणा की संभावना पर विचार कर रहा है। वित्त मंत्री आयकर अधिनियम से अनावश्यक धाराओं और उपधाराओं को समाप्त करने का लक्ष्य बना रही है। अगर नया सिस्टम आता है तो टैक्स पेयर्स के लिए बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आए और यही कारण है कि सरकार नई टैक्स व्यवस्था लेकर आ रही है। वहीं 8वीं घटना होगी जनगणना। देश में जनगणना 2025 में शुरू हो जाएगी और 2026 तक चलेगी। जनगणना चक्र में भी बदलाव देखने को मिलेगा। आने वाले दिनों में पारंपरिक चक्र 2035, 2045 और 2055 में होगा। जनगणना के बाद लोकसभा सीटों का परिसीमन होगा, जो 2028 तक पूरा होगा। वहीं इससे पहले कोरोना महामारी के कारण जनगणना 2021 को टाला गया था। हाल ही में जनगणना रजिस्ट्रेशन एक आदेश जारी किया है, जिसमें राज्यों को अपने मंडलों, जिलों, सब डिवीजनों, तहसीलों और गाँव की सीमाओं को 31 दिसंबर 2024 तक बदलने की छूट दी जाएगी। पहले यह सीमा 30 जून तक ही थी। जनगणना शुरू कराने के लिए सरकारी सीमाएं सील करना पहली शर्त होती है। पहली बार पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जहां डेटा संग्रह के लिए मोबाइल ऐप और टैबलेट का उपयोग किया जाएगा। पेपरलेस प्रक्रिया से समय और संसाधनों की बचत होगी। डेटा संग्रह 6-9 महीने तक पूरा होने की संभावना है। 2026 तक प्रारंभिक रिपोर्ट जारी की जाएगी। वहीं 9वीं घटना में होगी जनरेशन बीटा का दौर शुरू होना। नया साल नया युग लेकर आ रहा है। 2025 में जनरेशन बीटा का दौर शुरू होगा। मिलेनियल्स, जेन सी और जेन अल्फा के बाद अब जेन बीटा का दौर शुरू होगा। जनरेशन बीटा उस पीढ़ी को कहा जाएगा जिसमें बच्चा का जन्म 2025 से 2039 के बीच होगा। हालांकि जेन बीटा को लेकर लोगों के मन में कई सवाल है। कुछ का मानना है कि जेन बीटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI में माहिर होंगी, क्योंकि वे AI के जमाने में पैदा होंगे। जनरेशन बीटा उन बच्चों को संदर्भित करेगा जो पूरी तरह से डिजिटल युग में बड़े होंगे, जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ऑटोमेशन और डिजिटल टेक्नोलॉजी उनके जीवन के हर पहलू में घुल मिल चुके होंगे। यह पीढ़ी ऐसे समय पर पैदा हो रही है जब तकनीकी तेजी से आगे बढ़ रही है। AI, रोबोटिक्स और ऑटोमेटेड रियलिटी AR उनके दैनिक जीवन का अहम हिस्सा होंगे। डिजिटल डिवाइस उनके बचपन का अनिवार्य हिस्सा बनेंगे। पारंपरिक शिक्षा पद्धतियों से हटकर AI समर्थित पर्सनलाइज्ड लर्निंग अपनाई जाएगी। वर्चुअल और मिक्स्ड रियलिटी के जरिए शिक्षण का अनुभव इंटरैक्टिव होगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग और अवधारणा मुख्य रहेगी, जहां शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहेगी। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उनकी सामाजिक पहचान पर गहरा प्रभाव होगा। डिजिटल जुड़ाव और वैश्विक संस्कृति के कारण जनरेशन बीटा ज्यादा ग्लोबल माइंडसेट विकसित करेगी। भाषा, भौगोलिक सीमाएं और संस्कृतियों की बाधाएं इनके लिए कम महत्व रखेगी। इनकी जीवन शैली स्मार्ट होम्स, IoT और डिजिटल वेलनेस टेक्नोलॉजी पर निर्भर होगी। यह पीढ़ी ज्यादा समावेशी और विविधता को स्वीकार करने वाली होगी। सामाजिक मुद्दों पर इनके विचार मौलिक और नवीन होंगे। वहीं 10वीं बड़ी घटना होने वाली है, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, जो कि है चैंपियन ट्रॉफी 2025। 2025 में चैंपियन ट्रॉफी का आयोजन होना है। यह टूर्नामेंट ICC द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें ODI वनडे इंटरनेशनल प्रारूप खेला जाएगा। पाकिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात UAE इस टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा। टूर्नामेंट की शुरुआत 19 फरवरी से होगी, जबकि फाइनल 9 मार्च को खेला जाएगा। भारतीय क्रिकेट टीम के लिए T20 विश्व कप के बाद एक और ICC ट्रॉफी उठाने का यह मौका होगा। इसी साल ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी होगा। भारत इस साल होने जा रहा महिला एक दिवसीय विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा भारत पहली बार विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी
मेजबानी करेगा। इसका आयोजन 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक नई दिल्ली में होगा। इसके साथ साथ भारत इस साल भी अंतरिक्ष के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित करेगा। भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन पर लोगों की नजरें टिकी रहेंगी। देश का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम 2025 की शुरुआत में रोबोट व्योम मित्र और 7 अंतिम परीक्षण उड़ान से गुजरने के लिए तैयार है। इसके अलावा अमेरिका अंतरिक्ष एजेंसी नासा और भारत अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो मार्च 2025 में निसार उपग्रह को लॉन्च करने की तैयारी में जुटा हुआ है। इस उपग्रह को नासा और इसरो के बीच सहयोग के साथ बनाया जा रहा है। निसार का मतलब है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया जाना है। यह उपग्रह हर 12 दिन में पृथ्वी की लगभग पूरी भूमि और बर्फ की सतह की निगरानी करेगा। इसके साथ ही 6 और उपग्रह भी लॉन्च किए जाएंगे। वहीं साल भी कई बड़ी फिल्में पर्दे पर धमाल मचाएंगी और दर्शकों का मनोरंजन करेगी। 10 जनवरी को सोनू सूद की और जैकलीन फर्नांडीज की फिल्म तहत रिलीज होगी। इसके बाद 17 जनवरी को अजय देवगन की फिल्म आजाद रिलीज होगी। वहीं 17 जनवरी को ही कंगना रनौत की इमरजेंसी, 24 जनवरी को सनी देओल की लाहौर 1947 और अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स बड़े पर्दे पर देखने को मिलेगी। इसके साथ ही सलमान खान की सिकंदर भी इसी साल ईद में रिलीज होने की संभावना है। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।